अध्याय 31। कृपया मुझे जाने दो। फोन मालिक रोहित की अजीब और ठंडी निगाह से चौंक गया था, लेकिन जल्द ही उसने रोहित को धक्का दिया और चिल्लाया, क्या? मुझे मत बताना कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मानो या ना मानो, मैं अभी तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि तुम एक चोर हो और तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारे चोरी के सामान को नहीं लूंगा। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो जल्दी से अपने कचरे के साथ यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें जेल भेजूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? सब लोग आओ और देखो, ये व्यक्ति यहाँ चोरी का सामान बेच रहा है। जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करो और उन्हें उसे गिरफ्तार करने के लिए कहो। वह न केवल रोहित के फोन को ठगना चाहता था, बल्कि वह रोहित के खिलाफ एक आरोप भी लगाना चाहता था। जब पास के लोगों ने मालिक की चीखें सुनी तो वे देखने लगे। रोहित अंततः समझ गया कि यह मुनाफाखोर कितना शातिर था। मालिक, चूंकि तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। तुम्हें फ़ोन इतने पसंद हैं, है ना? तो मैं तुम्हें एक और फ़ोन दूंगा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। कुछ और कहे बिना उसने एक सेल फोन उठाया और उसे मुनाफाखोर के सिर पर मारा। उसके हाथ से एक हल्की लाल रोशनी निकली और उसके हाथ के पीछे की एक आंख खुली। रोहित ने फोन को मुनाफाखोर के सिर पर थप्पड़ मारा, लेकिन जब उसने अपना हाथ वापस खींचा तो उसके हाथ में सेल फोन पहले ही चला गया था। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी इसे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। बस तुम इंतजार करो। अगर तुम में हिम्मत है तो भागना मत। मुनाफाखोर तुरंत आग बबूला हो गया। उसने फोन उठाया और पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन अंत में उसका अभी भी एक दोषी विवेक था। उसने फोन दबाया लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं की। अगर पुलिस ने निगरानी कैमरों पर पता लगाया कि उसने फ़ोन बदल दिए थे तो जो जेल में होगा वह शायद फ़ोन बेचने वाला युवा लड़का नहीं बल्कि वह खुद होगा। रोहित ने कहा, आगे बढ़ो, मुझे भी एक कॉल करना है। जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने अपना सेल फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई। ठंडी चांदनी में तुम्हारे लिए मेरी चाहत एक नदी की तरह है। अचानक एक रिंगटोन बजी जो दुकान में गूंज उठी। जहां से रिंगटोन आ रही थी वह रोहित से नहीं काउंटर से, बल्कि मुनाफाखोर के दिमाग से थी। मुनाफाखोर तुरंत चिल्लाया और दर्द में जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर ऐंठन करने लगा और उसकी नाक, मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। इस समय उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। रोहित ने जल्दी से कॉल काट दी। फिर उसने अपने बगल में कलम उठाए और एक खाता नंबर लिखा। मैं फ़ोन की कीमत 10,000 लगाता हूँ। इसे 10 मिनट में मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। अगर पैसे नहीं आते तो रिंगटोन तुम्हारे दिमाग में बजती रहेगी। ओह, सही है, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ है। जब तुम फ़ोन को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहते हो तो मुझे सूचित करना। ये कहने के बाद उसने दूसरे फ़ोन लिए और अपना स्कूल बैग लेकर मोबाइल फ़ोन की मरम्मत की दुकान से निकल गया। उसकी उससे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? चूंकि उसने हिम्मत की, वह मुनाफाखोर को इतना सताएगा कि वह मरने की कामना करेगा। रोहित के जाने के कुछ समय बाद मालिक, जो अपनी नाक और आंखों से खून निकलने के साथ जमीन पर ऐंठन कर रहा था, अंततः एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ उठा। उसने अपने सिर को छुआ। उसे लगा जैसे उसके सिर में कुछ दिखाई दिया है, जैसे कि एक विदेशी वस्तु को जबरदस्ती उसमें भर दिया गया हो। उसके सिर में बहुत दर्द था और उसे चीज़ को बाहर निकालने के लिए अपना सिर खोलने की इच्छा हो रही थी। उसने दुकान के बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उसे वह युवा आदमी अब नहीं मिला जो अपनी पीठ पर एक बैकपैक के साथ अपने दूसरे हाथ के मोबाइल फ़ोन बेचने की कोशिश कर रहा था। काउंटर पर एक नोट था, उस पर एक फ़ोन नंबर और एक खाता नंबर था। 10,000 युआन। उसे 10 मिनट के भीतर इस व्यक्ति को 10,000 युआन ट्रांसफ़र करने थे, नहीं तो उसके सिर में रिंगटोन बजती रहेगी। मालिक सच में उस तीव्र दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था जो ऐसा महसूस होता था जैसे उसका दिमाग फिर से फटने वाला हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उस खाता नंबर पर 10,000 युआन ट्रांसफ़र कर दिए जो व्यक्ति ने छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वह पुष्टि करें दबाने वाला था, वह हिचकिचाया। अगर वह व्यक्ति उससे झूठ बोल रहा था तो क्या होगा? ये बस एक संयोग या एक दुर्घटना हो सकती है। अगर ऐसा था तो अगर उसने अब खाते में 10,000 युआन ट्रांसफ़र किए तो क्या उसे आज नुकसान नहीं होगा? नहीं, वह पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मालिक ने एक मुंह पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। हालांकि उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और उसके दिमाग में कुछ भर जाने की भावना अभी भी थी, वह पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। शायद उसे बाद में जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। हालांकि 10 मिनट बाद जब रोहित, जो सड़क पर चल रहा था, को उसके फ़ोन पर एक ट्रांसफ़र नोटिस नहीं मिला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नंबर डायल किया। ठंडी चांदनी में तुम्हारे लिए मेरी चाहत एक नदी की तरह है। फ़ोन बजा और रिंगटोन मालिक के सिर में फिर से बजी। फ़ोन के कंपन के दर्द ने उसे फिर से दर्द में ज़मीन पर गिरा दिया। उसका शरीर ऐंठन करने लगा और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। उसकी आंखों और नाक के कोनों से खून बहने लगा।
10 सेकंड बाद रोहित ने फ़ोन काट दिया। वह ऐसे सड़क पर चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस मुनाफाखोर की जिंदगी पहले ही उसके हाथों में थी। उसकी उससे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वह धीरे धीरे उसके साथ खेलेगा। इस बार कॉल के बाद कुछ ही मिनटों के भीतर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर होने की अधिसूचना की आवाज़ तुरंत सुनाई दी। 10,000 युआन। उसी समय रोहित का दूसरा फ़ोन बजा। कॉल कनेक्ट होने के बाद मुनाफाखोर की भीख मांगने वाली आवाज़ आई, बड़े बड़े भाई कृपया मुझे जाने दो। मैंने पहले ही तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कृपया मुझे जाने दो। पैसे? क्या पैसे? मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तुमने ज़रूर गलत खाते में ट्रांसफ़र किया होगा। अभी भी 3 मिनट बचे हैं। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें फिर से एक और कॉल दूंगा। लेकिन इस बार ये 10,000 युआन नहीं बल्कि 20,000 युआन है, रोहित ने झूठ बोला। ये कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। चलो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। उस मुनाफाखोर ने स्पष्ट रूप से दर्द महसूस किया था और जल्दी से एक और 20,000 ट्रांसफ़र कर दिए। रोहित के फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र की अधिसूचना की आवाज़ फिर से बजी। बड़े बड़े भाई, मैंने इस बार 3 बार खाते की जांच की है। क्या तुम्हें मिला? मुनाफाखोर ने फिर से फ़ोन किया और भीख मांगी। रोहित ने कहा, हाँ, मैं अगले 10 मिनट तक तुम्हें फ़ोन नहीं करूंगा, लेकिन मैं 10 मिनट बाद फिर से तुम्हें फ़ोन करूंगा। हमेशा की तरह ये 10,000 है। ये कहने के बाद उसने फिर से फ़ोन काट दिया। क्या वह 10 मिनट बाद फिर से फ़ोन करेगा? अगर रोहित ने फिर से फ़ोन किया तो वह मर जाएगा। छोटी दुकान में मुनाफाखोर रोना चाहता था लेकिन उसके पास कोई आंसू नहीं थे। उसने अपने चेहरे पर खुद को थप्पड़ मारा। धिक्कार है, वह सच में इसके लायक था। अगर उसे पहले पता होता तो वह उन फ़ोनों को नहीं चाहता। उसने अतीत में कई बार वही काम किया था और उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार वह एक निर्दयी चरित्र से मिला था। उसने रोहित को फ़ोन करना जारी रखा, उससे उसे जाने देने और इस मामले को सुलझाने के लिए कहने के लिए। लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि मालिक रोहित के साथ खेलने का खर्च नहीं उठा सकता था। उसने सीधे एक और 10,000 युआन ट्रांसफ़र कर दिए और फिर से फ़ोन किया। इस बार कॉल कनेक्ट हो गई। क्या महंगा फ़ोन कॉल है। एक कॉल के लिए 10,000 युआन। बड़े भाई कृपया मुझे जाने दो। अगर तुम वापस आते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूंगा, ठीक है? क्या तुम मुझे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते? इसके अलावा तुमने पहले ही मुझसे 40,000 युआन लिए हैं, मालिक ने विनती करना जारी रखा। रोहित ने कहा, क्या तुम पहले बहुत अहंकारी नहीं थे? तुमने यहाँ तक कि यह भी कहा कि तुम मुझे पुलिस को रिपोर्ट करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पैसे ऐंठ रहा हूँ तो तुम मामले को रिपोर्ट कर सकते हो और पुलिस से मुझे अभी गिरफ्तार करने के लिए कह सकते हो। मैं बस पास में खरीदारी कर रहा हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। अगले 10 मिनट 10,000 युआन। ये कहने के बाद उसने फिर से फ़ोन काट दिया। 7 या 8 मिनट के बाद 10,000 युआन फिर से आ गए। मालिक ने फिर से फ़ोन किया और इस बार वह और ज़्यादा रोया। बड़े भाई, मैं तुम्हारे पैरों पर भीख मांग रहा हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो तो कृपया मुझे इस बार बख्श दो। मैं मरने के लायक हूँ। मुझे तुम्हारे फ़ोन को नहीं बदलना चाहिए था। मुझे इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए था। मैं बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं खुद को जेल भेज दूंगा। तुम क्या सोचते हो? तुम खुद को जेल भेजते हो या नहीं, ये तुम्हारा काम है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ एक व्यापारिक सौदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही। अगले 10 मिनट 10,000 युआन। लेकिन मेरे कार्ड में अब और पैसे नहीं हैं, मालिक ने कुछ निराशा के साथ कहा। मैंने पहले ही तुम्हें 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ मेट लोन प्लेटफॉर्म जानता हूँ। हालांकि ब्याज थोड़ा ज़्यादा है, वे तुम्हें पैसे बहुत जल्दी देते हैं और बहुत विश्वसनीय हैं। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। अगर पैसे 10 मिनट के भीतर नहीं आते हैं तो कूलंग सॉन्ग फिर से बजेगा, रोहित ने कहा। तुम मुझे लूट रहे हो, मालिक की आवाज़ कांप रही थी। रोहित ने कहा, बकवास मत करो। एक डकैती इतनी तेज़ कैसे हो सकती है? बस इतना ही, मेरा फ़ोन क्रेडिट खत्म होने वाला है। अध्याय 32, बंद शॉपिंग मॉल। रोहित ने मुनाफाखोर को 1 घंटे से ज़्यादा समय तक प्रताड़ित किया। मुनाफाखोर लगभग टूट गया था। 1 घंटे बाद वह अंततः फ़ोन मरम्मत की दुकान पर लौट आया और उस फ़ोन को बाहर निकाला जिसे उसने मुनाफाखोर के दिमाग में भर दिया था। रोहित ने मुनाफाखोर के लेपल को पकड़ा और ठंडे चेहरे के साथ कहा, ऐसा मुनाफाखोर बनकर तुमने दूसरे लोगों के फ़ोन को काफ़ी बार बदला होगा, है ना? भगवान जाने कि तुमने दूसरों से कितना पैसा ठगा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हो सकता हूं और तुम्हारे साथ सामान्य व्यवसाय कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बुरा व्यक्ति भी हो सकता हूं जो तुमसे 10 गुना ज़्यादा बुरा है और तुम्हें ये बता सकता हूं कि पछतावा क्या होता है। भविष्य में मैं अक्सर यहाँ से गुजरूंगा।
अगर मैं तुम्हें फिर से ऐसी चीज़ें करते हुए देखता हूँ तो अगली बार मैं तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक फ़ोन नहीं भरूंगा। बड़े बड़े भाई, मैं भविष्य में इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं। डर से उसकी जान निकल गई। मुनाफाखोर ने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की पैसा कमाने के लिए कोई अंतरात्मा नहीं होती। अगर तुम पकड़े नहीं जाते तो तुम्हारा रवैया अहंकारी रहेगा। ये सोचना कि तुम खुद चोर, मुझे चोर कहने और मुझ पर चोरी का सामान बेचने का आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। अब जब तुम मेरे हाथों में हो तो क्या तुमने सोचा था कि मामला सिर्फ माफ़ी मांगने से सुलझ सकता है? क्या ये तुम्हें बहुत आसानी से जाने देना नहीं है? धोखा देने की कीमत इतनी कम है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे जैसे मुनाफाखोर हर जगह हैं। आज मैंने तुम्हें आपदा से बचने के लिए पैसे खर्च करने दिए ताकि तुम्हें ये याद रहे। अगर अगली बार ऐसा होता है तो अपनी छोटी जान का ध्यान रखना। रोहित ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी, फिर चला गया। बेशक उसने मानसिक क्षति के लिए एक राशि प्राप्त की थी। भले ही उसके तरीके सम्मानजनक नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बुरा आदमी होगा, किसी भी तरह से वह पहले ही एक ऐसा अस्तित्व बन गया था जो न तो इंसान था और न ही भूत। अगर वह उस भूत को नहीं ढूंढ सकता तो वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मरने से पहले मुझे अपनी माँ के लिए सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे तरीके घृणित हैं या नहीं। नहीं तो अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी माँ का क्या होगा? उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। रोहित ने अपना सिर नीचे किया और उसके चेहरे पर एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाई दी। यह अफसोस की बात है कि देश में अलौकिक घटनाओं के लिए कोई इनाम नहीं है। नहीं तो मैं लाखों या यहाँ तक कि दसियों लाखों डॉलर कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता। वह सड़कों पर बिना उद्देश्य के घूम रहा था, पैसे कमाने के संभावित अवसरों की तलाश में। आखिरकार वह एक टेलीफोन खंभे के सामने रुक गया। टेलीफोन खंभे पर हर तरह के विज्ञापन थे। एक बेटे के लिए इनाम की पेशकश की गई, $2 मिलियन का भारी इनाम। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस एक विज्ञापन लगाना चाहता हूँ। रोहित चारों ओर चला गया और अचानक एक आधा फटा हुआ विज्ञापन देखा। रोहित एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? आखिरकार ये 10 लाख युआन से ज़्यादा प्रदान करता है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ तो मेरी माँ की सेवानिवृत्ति के लिए मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है उसमें से आधा तय हो जाएगा। रोहित ने एक पल के लिए सोचा और फ़ोन न करने का फैसला किया, बल्कि सीधे जाकर जांच करने का फैसला किया कि क्या मामला सच था। अगर यह नकली था तो वह इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने तुरंत एक टैक्सी ली और विज्ञापन में लिखे पते पर जल्दी से भागा। एक निश्चित हलचल भरी मुख्य सड़क पर, वहाँ कई इमारतें, आवासीय क्षेत्र और पास में लोग थे। सड़क के किनारे एक बड़ा शॉपिंग मॉल था। विज्ञापन में पता मॉल तक ले जाता था। रोहित ने टैक्सी के लिए भुगतान किया और कार से उतर गया। फिर उसने मॉल का आकार मापा। बाहर एक पुलिस का घेरा था जिसे अभी तक हटाया नहीं गया था, जैसे कि हाल ही में यहाँ एक मामला हुआ था। शॉपिंग मॉल सुनसान था, एक भी ग्राहक नहीं था और अंदर ज्यादातर बत्तियां बंद कर दी गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यवसाय से बाहर हो गया हो। रोहित चला गया और दरवाजे पर कर्मचारियों की तलाश में कई विज्ञापन देखे। विज्ञापनों पर लिखे शब्द 6,000 का मासिक वेतन, भोजन और आवास शामिल हैं और इसी तरह के थे। सतह से ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक अलौकिक घटना है। इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना वह मॉल में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक हल्की बदबू थी। ये बहुत हल्की थी, लेकिन ये बहुत खास थी क्योंकि उसने इसे कुछ दिन पहले स्कूल में सूंघा था। यह सड़े हुए शवों की बदबू थी। उसकी नज़र थोड़ी हिली जब उसने शॉपिंग मॉल में देखा। प्रवेश द्वार पर बत्तियों के अलावा अन्य जगहों पर बत्तियां चालू नहीं की गई थीं क्योंकि जगह व्यवसाय से बाहर थी। पूरा मॉल अंधेरा था और लोगों को कुछ हद तक दमित महसूस कराता था। रोहित को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक भावना थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शॉपिंग मॉल के अंधेरे की गहराई में कुछ उस पर जासूसी कर रहा था। ता अचानक उसके सामने अंधेरे में तेज कदमों की आवाज़ आई जो खाली शॉपिंग मॉल में गूंज रही थी। एक काली परछाई दूर से पास आए और धीरे धीरे उसकी ओर चली। रोहित ने अचेतन रूप से तनाव महसूस किया और अपनी सांस रोक ली। क्या वह चीज़ एक भूत थी? ये करीब और करीब आ रही थी। ये बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी ओर चली। क्षमा करें, मॉल अगले कुछ दिनों के लिए बंद है। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम सामने के सुपरमार्केट में जा सकते हो। एक सुरक्षा वर्दी में एक पतला युवा आदमी अंधेरे से बाहर आया। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? युवा सुरक्षा गार्ड ने रोहित को एक हैरान करने वाली नज़र से देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, भाई तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं शौचालय गया था। क्यों, क्या कोई समस्या है? युवा सुरक्षा गार्ड ने पूछा। जब तुम शौचालय गए तो तुमने बत्तियां क्यों नहीं जलाईं? युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा, बिजली का बिल बहुत महंगा है, इसलिए मालिक हमें बत्तियां चालू करने की अनुमति नहीं देता।
अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो कृपया जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। ये जगह व्यवसाय के लिए खुली नहीं है। अगर कोई अंदर आता है तो यह मेरे लिए बहुत परेशानी भरा होगा। पिछली बार एक बच्चा अंदर आया और मैं उसे ढूंढते हुए लगभग अपनी नौकरी खो बैठा। रोहित ने कहा, मैं कुछ खरीदने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे मालिक को ढूंढने के लिए यहाँ हूँ। मालिक आज यहाँ नहीं है, युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा। वह कब यहाँ होगा? रोहित ने पूछा। वह एक व्यापार यात्रा पर है। वह 2 दिन बाद तक वापस नहीं आएगा, युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम मुसीबत पैदा करने के लिए यहाँ नहीं हो, है ना? रोहित ने एक पल के लिए सोचा और कहा, नहीं, मैं नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए? युवा सुरक्षा गार्ड ने रोहित को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि इस मॉल में लापता व्यक्ति के मामले थे? मॉल में ऐसे लोग हैं जो लापता हो गए हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ, रोहित ने कहा। फिर भी तुम नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत करते हो? इतने ऊंचे मासिक वेतन के साथ क्यों नहीं? ये सिर्फ लापता व्यक्ति के मामले हैं, भूतों का नहीं, रोहित ने कहा। युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा, तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सिस्टर रितिका के पास ले जाऊंगा, वह कर्मचारियों की भर्ती की प्रभारी हैं। रोहित उसके पीछे गया। मॉल में एक छोटी सी दुकान में 4 या 5 मॉल कर्मचारी सोफे पर बैठे थे। कुछ टीवी देख रहे थे जबकि अन्य अपने सेल फोन से खेल रहे थे। वे ऊब चुके थे और उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था। सिस्टर रितिका, कोई नौकरी के लिए आवेदन करने आया है, युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा। एक काम की वर्दी में एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर उठाया, फिर खड़ी हो गई और मुस्कुराई। मॉल जल्द ही व्यवसाय के लिए खुलेगा और अभी कर्मचारियों की कमी है, इसलिए एचआर विभाग ने आवश्यकताओं को आराम दिया है। इस प्रकार वर्तमान में शैक्षणिक पृष्ठभूमि या काम के अनुभव के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वेतन 6,000 प्रति माह है, जिसमें भोजन और रहने की जगह शामिल है। हालांकि काम के घंटे काफी लंबे हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो तुम कब काम शुरू कर सकते हो? रोहित ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं आज शुरू कर सकता हूँ। प्रोबेशन 3 दिन है। क्या तुम्हें काम करने की जगह के लिए कोई पसंद है? हमारे पास काउंटर, खरीद, कैशियर, सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की कमी है। सिस्टर रितिका ने काम के घंटों सहित कुछ और आवश्यकताओं को कहा। रोहित ने ध्यान से नहीं सुना। उसका इरादा सच में नौकरी पाने का नहीं था। आखिरकार वह काम करने के लिए यहाँ नहीं था, बल्कि यहाँ के मालिक के संपर्क में आने के लिए था ताकि वह एक राशि कमा सके। मेरे पास ज़्यादा काम का अनुभव नहीं है, तो मैं शायद सुरक्षा के लिए आवेदन करूँगा। वैसे मैंने बाहर किसी के द्वारा लगाया गया एक फ्लायर देखा था। इसमें कहा गया था कि मालिक यहाँ बुरी आत्माओं को निकालने और अनुष्ठान करने के लिए कुछ मास्टर या ताओवादी पुजारी को लाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सच है? सिस्टर रितिका की मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने कहा, यह सच है, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम एक नए कर्मचारी हो। तुम्हें पहले अपना परिचय देना चाहिए और सभी को तुम्हें जानने देना चाहिए। वह जानबूझकर इस विषय से बच रही थी। रोहित को लगा कि शॉपिंग मॉल में सच में कुछ गड़बड़ थी। अध्याय 33। पुतले। भाई, तुम इन कुछ दिनों में क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं बहुत ऊब चुका हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें रात में एक स्पा कराऊंगा, कैसा रहेगा? शॉपिंग मॉल में रोहित को केशव का एक कॉल आया। मेरे घर न जाना ही सबसे अच्छा है। मेरे पिताजी वहाँ हो सकते हैं। मैं उनसे कल रात मिला और उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं अब बाहर काम कर रहा हूँ, रोहित ने कहा जब उसने ड्रेसिंग रूम में अपनी सुरक्षा वर्दी बदली। क्या मैंने तुम्हें ये कहते हुए नहीं सुना कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया? केशव हैरान था। रोहित ने कहा, हाँ, हो गया है। इसीलिए मैंने एक ऐसी नौकरी ढूंढी है जिसमें भोजन और आवास शामिल है। पूरे समय घर पर रहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। धिक्कार है। तो तुम्हारे घर में भूत है? केशव चौंक गया। हाँ, इसमें भूत है, लेकिन भूत दादा सुरजीत जितना डरावना नहीं था। मैं उससे निपटने में कामयाब रहा, रोहित ने कहा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं, बस मैं पिछले 2 दिनों से घर पर रहकर बहुत ऊब गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। केशव ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। भगवान का शुक्र है कि उसने पहले ही एक फ़ोन कर लिया था। वैसे तुम कहाँ काम कर रहे हो? एक शॉपिंग मॉल, रोहित ने कहा। केशव ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी लोगों की कमी है? क्या मैं भी जा सकता हूँ? स्कूल की छुट्टी है और मुझे घर पर वैसे भी कुछ नहीं करना है। ये सबसे अच्छा है कि तुम न जाओ। इस जगह में भी भूत हो सकता है। जैसे ही मैं अंदर आया मैंने लाशों की बदबू सूंघी। मैंने सुना है कि शॉपिंग मॉल में कोई लापता हो गया था और पुलिस ने एक घेरा भी लगा दिया है, लेकिन मामला सुलझा नहीं है। मुझे लगता है कि शॉपिंग मॉल में जो लोग लापता हो गए हैं वे पहले ही सड़ चुके हैं, हालांकि शव अभी तक नहीं मिले हैं, रोहित ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या तुम काम करने के लिए कोई ज्यादा सामान्य जगह नहीं ढूंढ सकते?
अगर तुम्हारे पास सच में रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो। मेरे घर में बिस्तर बड़े और गर्म हैं और मैं खाना भी दे सकता हूँ। केशव रोना चाहता था लेकिन कोई आंसू नहीं आए। इस दुनिया के साथ क्या गलत था? हर जगह इतनी सारी चीजें क्यों थीं? ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त से कसकर चिपक सकता था। यह नहीं चलेगा, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। ठीक है, चलो यहाँ इसे समाप्त करते हैं। वैसे भी तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रोहित ने फोन काट दिया। उसने अपनी सुरक्षा वर्दी बदली और ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। तुम इतने धीमे क्यों हो? बाहर एक और युवा आदमी ने कहा। उसका नाम लियू कियांग था। इस साल का विश्वविद्यालय का स्नातक और हाल ही में मॉल में काम करना शुरू किया था। नियमों के अनुसार हमें वर्तमान में पूरे मॉल में दिन में 5 बार गश्त करनी होती है। सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार, दोपहर के भोजन के बाद 1 बार और शाम को 2 बार। अब दोपहर के 4 बजे हैं तो चलो पहले शुरू करते हैं, लियू कियांग ने कहा। रोहित उसके पीछे गया और कहा, क्या पूरे मॉल में केवल हम दोनों हैं? हाँ, हम दोनों ही हैं। अतीत में एक और था लेकिन वह कुछ समय पहले लापता हो गया था। तब से हम नौकरी के लिए किसी को नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, लियू कियांग ने कहा। रोहित ने कहा, लापता? इस मॉल में इतने सारे लापता व्यक्ति के मामलों के साथ तुम अभी भी यहाँ काम करने की हिम्मत क्यों करते हो और अपनी नौकरी नहीं छोड़ते? मैं दूसरे शहर से हूँ। मैं एक नया स्नातक हूँ और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना आसान नहीं है जिसमें भोजन और आवास शामिल हो, इसलिए मैं अभी के लिए ये कर रहा हूँ। क्या तुम एक हाई स्कूल के छात्र हो? क्या तुम अभी भी स्कूल में नहीं हो? कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय भी लगभग आ गया है, लियू कियांग ने पूछा। मैं स्कूल से छुट्टी ले रहा हूँ और घर पर रह रहा हूँ। मैं शायद कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दूंगा, रोहित ने कहा। लियू कियांग ने और कोई सवाल नहीं पूछा, इसके बजाय उसने कहा, आमतौर पर मैं 5वीं मंजिल से नीचे की ओर गश्त करता हूँ। नीचे पार्किंग लॉट में घूमने के बाद कार्य पूरा माना जाएगा। चूंकि मॉल में बिजली नहीं है, लिफ्ट नहीं चल सकती है, इसलिए हम केवल चलकर ऊपर जा सकते हैं। तुम यहाँ इतने लंबे समय से काम कर रहे हो लेकिन तुमने इस शॉपिंग मॉल के साथ कुछ भी गलत नहीं देखा। रोहित ने टॉर्च चालू की और चारों ओर रोशन किया। कुछ गलत? लियू कियांग एक पल के लिए दंग रह गया और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। उदाहरण के लिए, क्या तुमने शॉपिंग मॉल में कोई अजीब गंध सूंघी है? रोहित ने पूछा। कभी कभार, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए कि फ्रीजर में कुछ जमे हुए भोजन खराब हो गए हैं। व्यवसाय फिर से शुरू होने से पहले उन्हें वैसे भी साफ कर दिया जाएगा, लियू कियांग ने कहा। रोहित ने कहा, मेरा मतलब यह है, क्या तुम्हें लगता है कि इस मॉल में भूत होने की संभावना है? भूत है? लियू कियांग तुरंत हंसा। तुम एक हाई स्कूल के छात्र हो, तुम ऐसी बातों में विश्वास क्यों करते हो? अगर इसमें सच में भूत है तो मैंने इतने दिनों तक यहाँ गश्त करने के बाद कोई भूत क्यों नहीं देखा है? दूसरी ओर, मालिक ऐसे अस्तित्व में विश्वास करता है और यहाँ तक कि एक मास्टर को ढूंढने गया। कुछ समय पहले एक मास्टर आया था लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। मालिक ने सोचा कि मास्टर के कौशल पर्याप्त अच्छे नहीं थे, इसलिए वह एक बहुत प्रसिद्ध मास्टर को काम पर रखने के लिए शहर से बाहर गया। अगर इसमें भूत नहीं है तो तुम सभी लापता व्यक्ति के मामलों को कैसे समझाते हो? लोगों को मॉल में लापता होने के लिए, और मॉल इतना बड़ा होने के बाद, अगर हम उन्हें यहाँ नहीं ढूंढ सकते तो वे कहाँ होंगे? रोहित ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि वे लोग मॉल में लापता हो गए। बस इतना है कि पुलिस ने जब लापता व्यक्ति के मामलों की जांच की तो उन्हें मिले अंतिम वीडियो फुटेज में वे लोग मॉल में थे। शायद किसी ने उन्हें अपहरण कर लिया या लूट लिया या कुछ और। मॉल बंद होने के बाद लापता व्यक्ति के मामले फिर कभी नहीं हुए, लियू कियांग ने कहा। रुको! अचानक रोहित की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चलना बंद कर दिया। भाई, क्या हुआ? रोहित ने सामने की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि पूरे मॉल में केवल हम दोनों गश्त कर रहे हैं? वह क्या है? एक आकृति एक पुतले की तरह अंधेरे में बिना हिले डुले खड़ी थी। लियू कियांग ने अपनी टॉर्च उस पर चमकाई और पता चला कि वह आकृति सिर्फ एक पुतला थी। ये सिर्फ एक पुतला है, कुछ भी नहीं, पर शोर मचाना बंद करो। जैसे ही वह बोला, वह चला गया, पुतले को उठाया और उसे पास की दुकान में रख दिया। अंधेरी दुकान में 1 दर्जन से ज्यादा पुतले थे। वे सभी के हाथ पैर गायब थे और उनमें से कोई भी सही नहीं था। व्यवस्था भी काफी अस्त व्यस्त थी। ये स्पष्ट था कि लंबे समय से कोई भी उनकी देखभाल करने नहीं आया था। ठीक है, चलो चलते हैं, हम अगली निचली मंजिल की गश्त करने जा रहे हैं, लियू कियांग ने कहा। रोहित ने पूछा, वह पुतला सड़क के बीच में क्यों था? क्या तुमने अतीत में गश्त करते समय इसे नहीं देखा था? मैंने दोपहर में गश्त करते समय इसे नहीं देखा था। ये भी मेरी पहली बार है कि मैं इसे वहां देख रहा हूँ। शायद सिस्टर रितिका और अन्य ने कपड़ों को आजमाने के लिए पुतलों का उपयोग किया। यह उनकी पहली बार नहीं है, लियू कियांग ने कहा। हाँ, रोहित को नहीं पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन उसे ऊपर जो लाशों की गंध सूंघी थी वह और ज्यादा तेज हो गई थी।
जब वे दोनों चले गए तो जिस दुकान से वे अभी अभी गश्त करते हुए गुजरे थे उसके प्रवेश द्वार पर एक पुतला फिर से अंधेरे में खड़ा हो गया, बिना हिले डुले। उसका सिर उस दिशा में लग रहा था जहां रोहित और लियू की आंख गायब हो गए थे। रोहित और लियू की आंख ने मॉल के चारों ओर घूमा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शायद उसने गलत अनुमान लगाया था। शायद लापता व्यक्ति के मामले सिर्फ सामान्य आपराधिक मामले थे और इसमें कोई अलौकिक घटना शामिल नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसके लिए मॉल मालिक से 10 लाख डॉलर कमाना आसान नहीं होगा, रोहित ने सोचा। उसने फैसला किया कि वह 3 दिन की परिवीक्षा अवधि के लिए यहाँ रहेगा। अगर उसे तब तक कुछ भी नहीं मिलता है तो वह बस इस्तीफा दे सकता है। वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जैसे ही वह अपनी गश्त के बाद आराम करने के लिए सुरक्षा कक्ष में लौटा, उसका उपग्रह स्थिति फोन बजा। ये राजीव, कविता के पिता थे। अध्याय 34 उसके दरवाजे पर आ रहा है। राजीव ने दिन में रोहित को फोन किया था लेकिन 500,000 युआन की उसकी मांग से नाराज हो गए थे। ये सोचना कि एक हाई स्कूल का छात्र जो अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ था इतनी ऊंची कीमत मांगने की हिम्मत करता था। अगर यह उसकी बेटी कविता के लिए नहीं होता, जो रोहित को ढूंढने के बारे में बात करती रहती थी, तो उसने उसे फोन नहीं किया होता। एक छात्र जो अभी बालिग हुआ था, वह क्या जानेगा। भले ही वह सच में एक भूत था, क्या उसे भूतों को पकड़ना भी आता था। अपनी बेटी के मामले के कारण राजीव पिछले 2 दिनों से बहुत उदास थे। उन्होंने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी और अपनी बेटी के साथ रहने के लिए घर पर ही रुके थे। कविता की हालत बदतर हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका शरीर बहुत सामान्य है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस उसकी नसें थोड़ी कमजोर हैं और वह सदमे में है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें कल कविता को मनोरोग विभाग में ले जाकर दिखाना चाहिए? कविता की मां अनुपमा ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। राजीव ने कहा, यह एकमात्र चीज है जो हम अब कर सकते हैं। रोहित बहुत ज्यादा है। ये सोचना कि उसने सीधे 500,000 युआन मांगे। कविता ऐसे बेशर्म व्यक्ति को कैसे जान सकती है? भविष्य में कविता को उससे संपर्क मत करने देना। पहली बार जब मैं उस युवा व्यक्ति से मिली थी जिसका नाम रोहित था, मुझे पहले से ही यह महसूस हो गया था कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह 200 युआन भी चाहता है। उसमें बिल्कुल भी गरिमा नहीं है, अनुपमा ने तिरस्कार के साथ कहा। हालांकि जैसे ही वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे और बात कर रहे थे, कविता के कमरे का दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ बंद हो गया। उनकी आंखों के कोने से उन्हें लगा कि कुछ कमरे में भाग गया है। राजीव की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह जल्दी से खड़ा हो गया। अनुपमा ने भी सदमे में कहा, पतिदेव, क्या आपने देखा? अभी अभी कविता के कमरे में एक बच्चे जैसा कुछ भाग रहा था। बकवास मत करो, तुम खुद को डरा रही हो। राजीव की अभिव्यक्ति भी असामान्य थी क्योंकि उन्होंने भी एक बच्चे को कविता के कमरे में भागते हुए देखा था। बच्चा नग्न था और उसकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी, एक मृत बच्चे के रंग की तरह। लेकिन शुरू से अंत तक उनके घर का दरवाजा बंद था। इसके अलावा वे 16वीं मंजिल पर रहते थे। एक बच्चे के लिए अंदर भागना असंभव था। अगले ही पल कमरे से कविता की चीख आई। राजीव जल्दी से भाग गए और दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। बत्तियां किसी समय बंद कर दी गई थीं। इन दिनों उनकी बेटी कविता जब सोती थी तो बत्तियां कभी बंद नहीं करती थी। राजीव जल्दी से स्विच के लिए टिटोले, बत्तियां चालू करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक छोटा हाथ महसूस हुआ। छोटे हाथ की त्वचा बहुत नरम थी, एक बच्चे की त्वचा की तरह, लेकिन ये बर्फ की तरह ठंडी थी। इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, एक शव की तरह। यह क्या बकवास है? उसका दिल उछल गया और उसने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया। इस समय कविता इतनी डरी हुई थी कि उसने राजीव को धक्का दे दिया जब वह कमरे से बाहर भाग गई, कांप रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कविता, तुम कैसी हो? क्या हुआ? अनुपमा ने कविता को गले लगाया और चिंता से पूछा। कविता की जान निकल गई थी और वह अपनी मां की बाहों में छिप गई जबकि वह कांप रही थी। राजीव ने फिर से बत्तियां चालू करने की हिम्मत जुटाई। इस बार वह ठंडे छोटे हाथ से नहीं मिला। बत्तियों के नीचे कमरा खाली था। कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कमरे की फर्श पर एक बच्चे के गंदे पैरों के निशान थे। पैरों के निशान बिस्तर, दीवारों और यहां तक कि छत पर भी बिखरे हुए थे। इस समय राजीव का मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह से ढह गया। उसकी हथेली कांप रही थी जब उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और रोहित का नंबर डायल किया। रोहित सही था। ये बहुत संभावना थी कि उसके घर में सच में भूत था। अनुपमा, कविता को पहले यहाँ से बाहर ले जाओ। हम कुछ दिनों के लिए एक होटल में रहने जा रहे हैं। घर पर सुरक्षित नहीं है, राजीव ने कॉल करते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी सामान पैक करूंगी, अनुपमा ने कहा। उसे भी लगा कि घर पर कुछ था। कॉल लग गई। हेलो, क्या ये रोहित है? राजीव ने पूछा। रोहित, जो सुरक्षा कक्ष में आराम कर रहा था, उसने कॉल उठाई। राजीव अंकल, क्या बात है? तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम जल्दी से मेरी जगह पर आ सकते हो?
मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। कीमत पर बातचीत की जा सकती है, राजीव ने जल्दी से कहा। मैं काम कर रहा हूं और बाद में भी काम है। अगर यह कुछ ज़रूरी नहीं है तो मुझे लगता है कि हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, रोहित ने कहा। राजीव ने कहा, मैं अब बाहर जा रहा हूं। तुम कहाँ काम करते हो? मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। उसे लगा कि घर पर चीज़ें अच्छी नहीं थीं। रोहित से व्यक्तिगत रूप से बात करना ज़रूरी था। वे आमने सामने की लड़ाई करेंगे। फॉरेन शॉपिंग मॉल, रोहित ने कहा। ठीक है, हम अब वहाँ जाएंगे। राजीव के ये कहने के बाद उसने अपने जूते पहने और दरवाज़ा खोलने वाला था। हालांकि जब उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। उसने बहुत ताकत का इस्तेमाल किया था लेकिन दरवाज़ा अभी भी हिला नहीं। पतिदेव, क्या हुआ? क्या हम नहीं जा रहे हैं? अनुपमा ने पूछा। लगता है कि दरवाज़ा टूट गया है। मैं इसे खोल नहीं सकता, राजीव ने कहा। अनुपमा ने कहा, क्या ये किसी चीज़ के कारण फंस गया है? मुझे देखने दो। राजीव ने दरवाजे पर झांकने वाले छेद से देखा। एक गहरा हरा और नग्न बच्चा दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अपने हाथों से दरवाजे पर धक्का दे रहा था। बच्चे की आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं और वे बिल्कुल काली थीं। उसने अपना सिर उठाया और झांकने वाले छेद की दिशा में देखा और राजीव उन बिल्कुल काली आंखों में एक तरह की मासूमियत और एक अजीब बुराई देख सकते थे। राजीव का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह इतना डर गया था कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। हेलो, राजीव अंकल, कृपया कुछ कहिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ, रोहित ने कहा। नहीं नहीं, फ़ोन मत काटो। राजीव ने फ़ोन को एक जीवन बचाने वाली तिनके की तरह पकड़ा और कहा, वह बच्चा मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्या तुम आकर हमें बचा सकते हो? पैसे पर बातचीत की जा सकती है। ये सुनकर रोहित दंग रह गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से गंभीर हो गई। वह भूत बच्चा कविता के दरवाजे के बाहर था। मैं जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। वहां सावधान रहना और उस चीज से दूर रहने की कोशिश करना। रोहित ने फ़ोन नीचे रखा और तुरंत चला गया। अरे रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? रोहित ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। जैसे ही वह चला गया, राजीव, जिसने फ़ोन काट दिया था, उसने डर में देखा कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की चीज़ दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली थी। राजीव की घबराहट से कुछ तेज सोच पैदा हुई। उसके पास अपने डर की परवाह करने का समय नहीं था और वह जल्दी से दौड़कर दरवाजे को दोहरा बोल्ट कर दिया। सभी उपलब्ध सुरक्षा उपायों को लागू किया गया था। वह चीज़ आ रही है। वह अंदर आ रही है। रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है? मुझे रोहित चाहिए, कविता ने अत्यधिक डर में चिल्लाया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह मानसिक रूप से टूट रही हो। राजीव दरवाजे से पीछे हट गए। वह अभी भी सदमे में थे। उन्होंने अब शांत दरवाजे को देखा और उन्हें राहत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह और ज्यादा घबरा गए। पतिदेव, बाहर क्या हो रहा है? अनुपमा को स्थिति के बारे में ज्यादा पता नहीं था। पूछो मत, चलो कमरे में वापस चलते हैं। राजीव बता सकते थे कि वे अब मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को मास्टर बेडरूम में वापस ले आए। उन्होंने सभी बत्तियां चालू कर दी जो वह कर सकते थे, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने बहुत देर तक दरवाजे को घूरा। जब उन्होंने सुना कि दरवाजे के बाहर कोई हलचल नहीं है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। हालांकि अगले ही पल राजीव ने अचानक लिविंग रूम में मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। असंभव, वह पूरी तरह से घबरा गए। मुख्य दरवाजे की सभी सुरक्षा सुविधाओं को लगाया गया था, यहाँ तक कि अगर किसी के पास चाबी होती तो भी वे इसे खोल नहीं पाते। इसे इतनी आसानी से कैसे खोला जा सकता था? वह बच्चा जिसे उसने झांकने वाले छेद से देखा था, वह सच में हो सकता है एक भूत। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? भयभीत होकर राजीव ने एक समाधान के लिए अपना दिमाग लगाया। उसने खिड़की की ओर देखा। वे 16वीं मंजिल पर थे। खिड़की से भागने का कोई तरीका नहीं था। उनके पड़ोसियों के यहाँ पलटना भी बहुत खतरनाक था। अगर वे गलती से फिसलकर गिर जाते तो भी वे मर जाते। क्या वे केवल यहाँ बैठकर मौत का इंतजार कर सकते थे? अध्याय 35, ड्राइविंग कौशल। राजीव का 3 लोगों का परिवार घर में कांप रहा था। इस बीच रोहित एक टैक्सी से कविता के घर जा रहा था। सर, क्या आप तेज चला सकते हैं? मुझे जल्दी है, उसने बेचैनी से कहा। क्या तुम्हें शहर में गति सीमा नहीं पता? हर जगह गति सीमा के कैमरे हैं। तेज चलाने पर जुर्माना लगेगा, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। मैं पहले से ही जितनी तेजी से चला सकता हूँ उतनी तेजी से जा रहा हूँ। अगर तुम और तेज जाना चाहते हो तो तुम्हें एक विमान लेना होगा। समस्या यह है कि तुम्हारी गति से मुझे लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल सकता हूं भले ही मैं दौड़ूं, रोहित ने कहा। ड्राइवर ने कहा, मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूं जो 20 सालों से चला रहा है। मेरे ड्राइविंग कौशल एक पहाड़ की तरह स्थिर हैं। बस धैर्य रखो। देखो, सड़क पर कौन सी कार मुझसे तेज जा रही है।
रोहित ने कार की गति को देखा और अनुमान लगाया कि जब तक वह कविता के घर पहुंचेगा तब तक वह शायद केवल उनके शवों को ही इकट्ठा कर पाएगा। उन्हें बचाने के लिए ये बिल्कुल असंभव था। 3 जीवन और 500,000 युआन। रोहित ने अपनी हथेली के पीछे को छुआ और अपनी त्वचा के नीचे की आंखों को महसूस किया। वह हिचकिचाहट में पड़ गया। अगर उसने भूत क्षेत्र का उपयोग किया तो वह निश्चित रूप से कम समय में कविता के घर पहुंच सकता था, लेकिन कीमत यह थी कि उसे भूत शक्ति का उपयोग करने का एक मौका बर्बाद करना होगा। इसके अलावा भूत शक्ति का उपयोग करने के प्रभाव जहर लेने से भी बदतर थे। इससे पहले जब उसने दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनरुत्थान को जबरदस्ती प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में एक आंख निगल ली थी ताकि वह भूत क्षेत्र का उपयोग कर सके, तो वह घर लौटने के बाद लगभग बिस्तर पर लकवाग्रस्त हो गया था। सौभाग्य से उसे एक लाल कागज का टुकड़ा मिला था ताकि वह एक भूत की आंख को ढक सके और मुश्किल से आंखों की बेचैनी को दबाने में कामयाब रहा। रोहित को यकीन नहीं था कि लाल कागज उसके शरीर में भूत को कब तक दबाना जारी रख सकता है। हिचकिचाहट के एक पल के बाद उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसने अपना मन बना लिया। सर, आपकी गति सच में मुझे बेचैन कर रही है। क्या आप यात्री सीट पर जा सकते हैं? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं चलाऊं? रोहित ने ड्राइवर के कंधे पर थपथपाया। तुम? ड्राइवर ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मुझ पर या मेरी कार पर नीचे देख रहे हो? मैंने 20 सालों तक चलाया है और अनगिनत कारों को पीछे छोड़ दिया है। मेरी आंखों में कोई ऐसी कार नहीं है जिसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो 1000 युआन और जोड़ो और मैं तुम्हें 10 मिनट में वहां भेज दूंगा। 5000 और जोड़ो और मैं लाल बत्तियां चलाकर 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। 5 मिनट? वह बहुत धीमा है। अगर तुम मुझे चलाने देते हो तो मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, रोहित ने कहा। युवा, विनम्र रहना बेहतर है। अगर तुम 1 मिनट में आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हो तो मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, ड्राइवर ने अविश्वास में कहा। मैं दशकों से जयपुर शहर के चारों ओर चला रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लगेगा? रोहित ने और कुछ नहीं कहा। उसकी त्वचा और मांस उसके कपड़ों के नीचे फट गए क्योंकि आंखें बाहर निकल आईं। एक लाल बत्ती ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर ये फैल गया और जल्दी से टैक्सी को भी निगल लिया। सर, आपने खुद ये कहा, अगर मैं 1 मिनट में आवासीय क्षेत्र तक पहुंचता हूं तो आप मुझसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, रोहित ने शांति से कहा। बेशक, ड्राइवर अभी अभी बोल ही चुका था कि वह अचानक दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि अनजाने में वह अब सामने की यात्री सीट पर बैठा था। उसने अचेतन रूप से ब्रेक पर कदम रखा, लेकिन उसके पैर को कुछ भी नहीं मिला। दूसरी ओर रोहित अचानक ड्राइवर की सीट पर था। धत, युवा, तुम यहाँ कैसे आए? ड्राइवर चौंक गया। उसने सोचा कि उसने एक भूत देखा है। रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और एक्सीलरेटर पर कदम रखा। हश! कार तुरंत तेज हो गई। एक तेज त्वरण की भावना पीछे से आई और कार की गति तुरंत 40 से 80, फिर 100, 110 तक चली गई। हे भगवान, जल्दी ब्रेक मारो! ब्रेक! हम टकराने वाले हैं। सामने एक स्पोर्ट्स कार है। हम इसे खरीद नहीं पाएंगे अगर हम इसमें टकराते हैं। जल्दी करो और स्टीयरिंग व्हील घुमाओ। ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा गाड़ी चलाना शुरू करते ही इतना उग्र होगा। वह निश्चित रूप से एक नौसिखिया ड्राइवर था, ब्रेक के रूप में क्लच का उपयोग कर रहा था। रोहित की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी, बिना हिले डुले जब उसने कहा, डरो मत, हम बस इसके माध्यम से चले जाएंगे। इसके माध्यम से जाएंगे? क्या वह इसके माध्यम से जाने वाला था या इसे पीछे छोड़ने वाला था? उसके बगल में ड्राइवर प्रतिक्रिया दे पाता इससे पहले ही टैक्सी पहले से ही उनके सामने स्पोर्ट्स कार के पिछले हिस्से तक पहुंच गई थी। फिर त्वरण के साथ पूरी कार एक आफ्टर इमेज की तरह थी क्योंकि यह उनके सामने स्पोर्ट्स कार के शरीर के माध्यम से चली गई थी। मदद! ड्राइवर ने सोचा कि उनका एक दुर्घटना होने वाला है और डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जोर से चिल्लाया जब उसने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ा। स्पोर्ट्स कार में अमीर बच्चा जो उनके सामने था वह प्रतिक्रिया दे पाता इससे पहले उसने देखा कि एक टैक्सी एक जोर से धमाके के साथ उसे पीछे छोड़ गई, उसकी प्यारी कार पर धुआं फेंक रही थी। धत, एक टैक्सी इतनी तेजी से चला रही है। क्या वे पुनर्जन्म लेने के लिए भाग रहे हैं? इसने मेरी कार को पीछे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? 10 मिलियन की सुपरकार चलाने की मेरी गरिमा कहाँ है? अमीर बच्चे ने अपने हाथ में फ़ोन नीचे फेंक दिया और गियर बदले, फिर गैस पेडल पर कदम रखा। धड़ाम! स्पोर्ट्स कार से एक हवा का धमाका हुआ और कार की गति तुरंत बढ़ गई क्योंकि यह रोहित का पीछा कर रही थी। वह टैक्सी जिसे रोहित अब चला रहा था उसे अब टैक्सी नहीं माना जा सकता था। उसने टैक्सी पर भूत क्षेत्र को ढक दिया था, इस क्षेत्र की वास्तविकता को विकृत कर रहा था। इस कार को पहले से ही एक भूत कार माना जा सकता था और वह कार में भूत था। लेकिन अमीर बच्चा जो पहले उकसाया गया था उसने अपनी सुपरकार में उसका पीछा किया था। बीप बीप! सुपरकार ने हॉर्न बजाया। रोहित ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अमीर बच्चे ने कार की खिड़की नीचे की और अपनी मध्यमा उंगली बाहर निकाली।
रोहित ने उसे देखा, फिर अपनी दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकाले और जवाब में 2 मध्यमा उंगलियां दिखाईं। धत, बहुत अहंकारी। अमीर बच्चा क्रोधित हो गया। उसने भी स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और 2 उंगलियां बाहर निकालीं। रोहित ने उसे बिना किसी भावना के देखा क्योंकि वह अपनी मध्यमा उंगलियों को उठाना जारी रखा। उसने अपने सामने की सड़क को भी नहीं देखा। तुम में हिम्मत है। अमीर बच्चे ने आगे देखा। बत्तियां हरी थीं और सामने कोई कार नहीं थी, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और रोहित के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोनों मध्यमा उंगलियां भी उठाईं। चलो, वह उससे डरता नहीं था। जो पहले अपना हाथ नीचे रखेगा वह बेवकूफ़ होगा। वे दोनों अपनी मध्यमा उंगलियों को एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। 3 सेकंड के बाद अमीर बच्चे का शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह किसी भी समय ब्रेक पर कदम रखने के लिए तैयार था। 4 सेकंड के बाद अमीर बच्चे को ठंडा पसीना छूट गया। 5 सेकंड के बाद अमीर बच्चे ने अपने सामने की सड़क पर एक नज़र चुराई और धीमा हो गया। लेकिन शुरू से अंत तक रोहित उसे घूर रहा था। उसकी 2 मध्यमा उंगलियां बिना हिले डुले थीं। उसने अभी भी एक्सीलरेटर को नीचे तक दबाया और धीमा होने का कोई इरादा नहीं था। जहां तक आगे की सड़क का सवाल था, उसके पास स्वाभाविक रूप से देखने के लिए एक दूसरी जोड़ी आंखें थीं। 6 सेकंड बाद रोहित अचानक हिल गया। उसने अमीर बच्चे की ओर इशारा किया और फिर आगे की ओर इशारा किया। धत, अमीर बच्चे ने एक नज़र डाली और अपने सामने एक पिकअप ट्रक को देखा जिसकी पिछली बत्तियां लाल थीं। वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से धीमा होने के लिए ब्रेक पर कदम रखा, फिर स्टीयरिंग व्हील घुमाया। पूरे सड़क पर आपातकालीन ब्रेकों की आवाज़ गूंज उठी। सुपरकार सड़क पर पूरे 2 चक्कर घूमी और अंत में किनारे पर हरे बैग में टकरा गई और रुक गई। धत, वह पागल व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। अमीर बच्चा अभी भी सदमे में था जब वह कार से बाहर निकला। उसने एक नज़र डाली और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि टैक्सी जो एक हल्की लाल बत्ती उत्सर्जित कर रही थी, उसने वास्तव में एक लाल बत्ती को पार कर लिया। वह बस नहीं जानता था कि यह कैसे इसके सामने 7 या 8 कारों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। अंत में सड़क के अंत में गायब हो गया। कार कम से कम 180 किलोमीटर घंटा की गति से जा रही थी। नहीं, वह एक पागल नहीं है, वह एक विशेषज्ञ है। अमीर बच्चे ने एक सिगरेट जलाई और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देना और सामने नहीं देखना, यहाँ तक कि एक्सीलरेटर पर कदम रखना और तेज होना, जो आवश्यक था वह सिर्फ किसी के ड्राइविंग कौशल नहीं था बल्कि किसी का साहस भी था। उसने कभी भी ऐसे शांत आंखों वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे भले ही माउंट ताई उसके सामने ढह जाए, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदलेगी। उसके पिता सही थे। ये पता चला कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद था। ड्राइविंग कौशल प्रतियोगिता के बाद अमीर बच्चे को रोहित के लिए प्रशंसा होने लगी। अगर वे फिर से एक दूसरे से मिलते तो वह निश्चित रूप से उससे सलाह मांगता। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, तो उसने मुझे बिना किसी कारण के मध्यमा उंगली क्यों दी? इसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। लोगों को बचाना और पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और माथे पर शिकन डाली। एक कहावत थी कि 2 बिंदुओं के बीच सीधी रेखा सबसे छोटी होती है। वह कारों, हरे बेल्ट घरों से गुजरा और अंत में 1 मिनट से भी कम समय में आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कार रुक गई। ड्राइवर कार से बाहर निकला, फिर बलेर की आवाज़ के साथ उसने कार के बगल में उल्टी कर दी। उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसी समय उसने, ये बच्चा बहुत भयानक है, मेरे 20 सालों के ड्राइविंग कौशल कुछ भी नहीं है। एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगा और सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, और इसी तरह की बातें बड़बड़ाईं। रोहित के कार से बाहर निकलने के बाद उसका शरीर अभी भी एक हल्की लाल बत्ती उत्सर्जित कर रहा था। उसने ड्राइवर पर एक नज़र डाली। उसने ड्राइवर को अजीब दृश्य नहीं देखने दिया जहां वह सब कुछ से होकर गुजरा था। ड्राइवर की आंखों में वह बस सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था। लोगों को मतिभ्रम कराना भूत क्षेत्र की सबसे बुनियादी क्षमता थी। हालांकि उसके भूत क्षेत्र की सीमा 5 मिनट थी। 5 मिनट के बाद उसके शरीर में भूत को कम से कम 1 डिग्री तक पुनरुत्थान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसलिए चूंकि उसने पहले ही भूत क्षेत्र का उपयोग कर लिया था, वह अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। रोहित ने इस समय राजीव को फ़ोन किया। हेलो राजीव अंकल, आपका घर किस इमारत में है? कौन सी मंजिल पर? मैं रास्ते में हूँ। उसे उम्मीद थी कि वे मरे नहीं थे। अगर वे थे तो वह केवल उनके शवों को इकट्ठा कर सकता था। अध्याय 36 बढ़ रहा है। जिस पल से राजीव ने फ़ोन रखा था, तब से अब तक उसे लगा जैसे हर सेकंड 1 साल था, क्योंकि उसने अपने सामने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी थी और उसे ये भी स्पष्ट रूप से पता था कि कुछ सामने के दरवाजे से लिविंग रूम में चला गया था, क्योंकि समय समय पर सजावट के हिलने डुलने की आवाज़ लिविंग रूम से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरारती बच्चा बाहर उत्सुकता से खेल रहा था। हर आवाज़ ने राजीव के दिल को उछाल दिया, ये सोचकर कि जो बच्चा उसने झांकने वाले छेद से देखा था वह बस लिविंग रूम में था, केवल एक दीवार दूर। उसे एक अवर्णनीय डर महसूस हुआ।
उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने दरवाजे के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि बच्चा अगले ही पल दरवाजे पर आ जाएगा। हालांकि जो होना ही था उसे निष्क्रिय रूप से इंतजार करके भी सामना करना ही था। जैसे ही लिविंग रूम में हलचल रुकी, ऐसा लगा कि बच्चा लिविंग रूम में खिलौनों से थक गया था। इसके बाद हल्की कदमों की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी और अंत में कमरे के दरवाजे पर रुक गई। यह आ रहा है, यह अंदर आने वाला है। पिताजी, माँ, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। यह मेरे लिए आया है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। इस समय कविता की भावनाएं उत्तेजित हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह भूत बच्चे की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। कविता, तुम क्या कह रही हो? माँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती है? अनुपमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पतिदेव, बाहर क्या है? सबसे बुरा हुआ तो हम इससे लड़कर मरेंगे। इन शब्दों के साथ राजीव होश में आए। उन्होंने अपने दिल में डर को दबाया और चारों ओर देखा, फिर कपड़ों का रैक उठाया, लड़ने के लिए तैयार। वह बच्चे के अंदर आने का इंतजार करेगा, फिर वह तुरंत उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। नहीं, नहीं, पिताजी, नहीं। आपराधिक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि भूतों को मारा नहीं जा सकता। रोहित को ढूंढो, केवल रोहित के पास ही एक रास्ता है। केवल वही हमें बचा सकता है, कविता ने डर में कहा। वह राजीव के कार्यों को रोकना चाहती थी। हालांकि अनुपमा ने उसे बगल से गले लगा लिया। मैंने पहले ही रोहित को फ़ोन कर दिया है और उसे हमें बचाने के लिए 500,000 युआन का वादा किया है। वह रास्ते में होना चाहिए। चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे, राजीव ने घबराते हुए कहा। हालांकि इस समय एक क्लिक के साथ दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घुमा और एक कुरकुरी चरमराहट के साथ दरवाजे में एक दरार खुल गई। फिर दरार बड़ी और बड़ी हो गई। अगले ही पल एक बच्चे का सिर अंदर आया। पुतलियों के बिना उसकी काली आंखों की जोड़ी ने कमरे में लोगों को एक अजीब शैतानी नज़र से देखा। अंत में उसकी नज़र कविता पर रुक गई। आह! अनुपमा और कविता की चीखें कमरे के अंदर से सुनाई दीं। धत, नर्क में जाओ। एक पति और एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तहत राजीव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गरजा जब उसने कपड़े का हैंगर उठाया और भूत बच्चे पर फेंक दिया। हालांकि भूत बच्चे ने राजीव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यह एक भयानक डरावनी गति के साथ दीवार के साथ दौड़ा और सीधे कविता पर झपट पड़ा। भूत बच्चे ने अपने मुंह को एक ऐसे हद तक खोला जो एक सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं से परे था। मुंह में कोई मुंह या मौखिक गुहा नहीं थी। ये केवल एक बिल्कुल काला, अथाह काला छेद था, जैसे कि जो कुछ भी निगल लिया गया था वह इस दुनिया में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। ये सोचना कि वह कविता को पूरा निगलना चाहता था। जब राजीव ने ये देखा तो उसने डर और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। कविता और उसकी माँ अनुपमा डर में एक साथ दुबक गईं और पागलपन की तरह चिल्लाईं। हालांकि इस समय बेडरूम में बत्ती अचानक चमकी और लाल हो गई। लाइट बल्ब एक लाल आंख में बदल गया था और एक अजीब माहौल चारों ओर भर गया था। धमाका! एक जोर से आवाज के साथ भूत बच्चा बाहर उड़ गया और भारी रूप से अलमारी में जा गिरा। रोहित बेडरूम के एक कोने से एक फोन हाथ में लिए हुए चला आया। उसका शरीर लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जबकि लाल आंखें उसके चेहरे और उसके हाथों के पीछे थीं। प्रत्येक आंखें थोड़ी घूम रही थीं क्योंकि वे भूत बच्चे को घूर रही थीं जो बाहर उड़ गया था। आप लोगों ने अपने फ़ोन नहीं उठाए तो मैंने सोचा कि आप पहले ही मर चुके हैं। मैं तो पुलिस को मामला दर्ज करने और उनसे आपके शवों को इकट्ठा करने के लिए कहने की योजना बना रहा था। शमशान घाट में व्यवसाय हाल ही में बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको लाइन में लगना होगा। ये कहते हुए रोहित ने भूत बच्चे पर एक नज़र डाली और उसका दिल कांप गया। जब वे स्कूल में थे तो भूत बच्चा अभी भी रेंग रहा था। अब यह इतना बड़ा हो गया था कि यह स्वतंत्र रूप से चल सकता था। भूत बढ़ रहा था। चमड़े के चर्मपत्र पर शब्द सही थे। घोस्ट बेबी रोगों के पेट में चीज़ वास्तव में बहुत असामान्य थी। भगवान जानता था कि इस भूत को बढ़ने का मौका दिया गया तो ये किस स्तर तक बढ़ेगा। रोगो, ओह रोगो, तुमने सच में कुछ असाधारण छोड़ा है, रोहित ने अपने दिल में आह भरी। रोहित, रोहित, रोहित की आवाज़ सुनकर कविता ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर तुरंत आश्चर्य में बदल गया। ऐसा लगा जैसे रोहित इस समय उसका उद्धार करता था। तुम रोहित हो? तुम अंदर कैसे आए? राजीव ने डर में पूछा। अगर मैं दरवाजे से अंदर भी नहीं आ सकता तो मैं आपसे 500,000 युआन मांगने की हिम्मत कैसे करूंगा? रोहित ने कहा। क्या आप इस सिद्धांत को नहीं समझते कि आपको उतना ही मिलता है जितना आप भुगतान करते हैं, राजीव अंकल? इस चीज़ ने पहले से ही मेरे पिछले अनुमान को पार कर लिया है। वर्तमान स्थिति के आधार पर मैं शायद इससे निपट नहीं पाऊंगा, तो आपको मुझे और ज़्यादा भुगतान करना होगा। वह मजाक नहीं कर रहा था। पहले वह सिर्फ 4 आंखों से इस भूत बच्चे को हरा सकता था, लेकिन अब इस चीज़ को अब एक भूत बच्चा नहीं माना जा सकता था। इसे एक भूत बच्चा माना जाना चाहिए। इस तरह इसका आतंक स्तर भी बढ़ गया होगा।
सबसे अच्छा यह है कि मेरी 6 आंखों की सीमा से ज्यादा ना हो, अन्यथा मैं केवल भाग सकता हूं। उसने उन पर एक नज़र डाली और किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार था। वे न तो रिश्तेदार थे और न ही सबसे अच्छे दोस्त थे। वह और कविता सिर्फ सहपाठी थे। रोहित दूसरों को बचाने के लिए यहाँ अपनी जान नहीं गंवाएगा। राजीव भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। रोहित की हिचकिचाहट को देखकर उसने जल्दी से कहा, 1 मिलियन, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, इसके बाद एक और इनाम भी होगा। रोहित ने अपनी नज़र वापस ली और आह भरी, एक और घृणित अमीर आदमी। मैंने जो कीमत मांगी थी वह पहले बहुत कम थी। अगर इनाम 1 मिलियन था तो जोखिम लेना सच में इसके लायक था। आखिरकार देश में ऐसे मामलों के लिए बाजार मूल्य बस इतना कम था। तुरंत उसने फिर से भूत बच्चे पर अपनी आंखें लगा दीं। चूंकि उसका भूत क्षेत्र पहले ही खुल चुका था, वह इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। इस समय भूत बच्चा धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी बिल्कुल काली आंखों से रोहित को देखा। उसकी गहरे हरे रंग की त्वचा से मौत की गंध आ रही थी। अभी अभी की लात ने भूत बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे केवल इसलिए पीछे धकेला गया था क्योंकि रोहित अभी अभी भूत क्षेत्र की स्थिति में था। भूतों को मारा नहीं जा सकता, केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं। इन दो वाक्यों में कोई विरोधाभास नहीं था। ये कहना कि एक भूत दूसरे भूत से निपट सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि पहला दूसरे को मार सकता था। तो क्या रोगू का उन शब्दों से मतलब था कि केवल एक भूत ही दूसरे भूत को हरा सकता था? रोहित की नज़र थोड़ी हिल गई। वह अब तक कई अलौकिक घटनाओं के संपर्क में आ चुका था और धीरे धीरे अपने दिल में डर पर काबू पा चुका था। शायद इसका कुछ लेना देना उसके आधे इंसान और आधे भूत बनने से था। मुझे नहीं पता कि तुम जैसी किसी चीज़ में बुद्धि है या क्या तुम इंसान की भाषा समझ सकते हो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं आज इस परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत दोगे और जो कुछ भी कर रहे हो उसे रोकोगे? रोहित ने कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपने शब्द खत्म कर पाता, एक गहरा हरा आभा अचानक भूत बच्चे के शरीर से बाहर निकला। यह आभा धीरे धीरे फैल गई, आसपास की चीजें प्रभावित होने लगी थीं। यह एक भूत क्षेत्र है। रोहित की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल कांप गया। धत, ये सीख रहा था और बढ़ रहा था। ये भूत बच्चा निश्चित रूप से साधारण नहीं था। ये भूत बच्चा दुष्ट है। इसे पहले यहाँ से दूर भेजना सबसे अच्छा है। रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इसके साथ भूत बच्चे का अचानक पैर फिसल गया और ये तुरंत जमीन से होकर नीचे गिर गया। रोहित ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर पर लाल बत्ती की एक चमक के साथ वह राजीव और दूसरों के सामने से गायब हो गया। भूत क्षेत्र भूत बच्चे के साथ पूरी तरह से नीचे चला गया। 16वीं मंजिल, 13वीं मंजिल, 9वीं मंजिल, बस आखिरी मंजिल पर रोहित ने भूत क्षेत्र को वापस ले लिया। धमाका, एक जोर से आवाज के साथ भूत बच्चा सीधे 16वीं मंजिल से पहली मंजिल पर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अजीब स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ चपटा हो गया था। ऊपर से रोहित ने भूत बच्चे को देखा जो बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा था। वह जानता था कि वह मरा नहीं था। उसने समय देखा। उसके भूत क्षेत्र की समय सीमा नज़दीक आ रही थी। मुझे कविता और उसके परिवार को पहले यहाँ से बाहर लाना चाहिए। मैं उसके बाद की चीज़ों से निपटने का एक तरीका सोचूंगा। रोहित जानता था कि उसके पास दुर्भावनापूर्ण भूतों से निपटने का पर्याप्त अनुभव नहीं था, इसलिए वह केवल सबसे सुरक्षित रास्ता अपना सकता था। वह तुरंत मौके पर गायब हो गया। उसके जाने के कुछ समय बाद भूत बच्चा जो मांस के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा था, उसने धीरे धीरे अपने अजीब शरीर को हिलाया और अंत में खड़ा हो गया।